हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। ये है पार्ट 2। ओवर वीवर्स। तो वीवर्स कौन थे? देखो, वीवर्स एक कम्युनिटी होती है जो वीविंग का काम करते हैं और इसमें क्या रहता है, इनके पास जो स्किल रहता है, देखो यहाँ पर पिक्चर के अंदर वीविंग का काम किया जा रहा है। धागे होते हैं और उसको बड़ी मेहनत से पूरा वीविंग का ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा वीविंग की जाती है। ठीक है, धागे धागे जोड़ के फैब्रिक बनाया जाता है। तो बंगाल में वीवर्स को एक कम्युनिटी है, टंटी के नाम से जाना जाता है। जुलाह और मोमिन इसको नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है और कई कोलर और देवांग साउथ इंडिया में। तो ये सारे जो अलग अलग नाम है, ये कम्युनिटीज के नाम है जो वीविंग का काम करती हैं। पहले स्टेज में क्या होता है, स्पिनिंग का काम होता है जो ज़्यादातर औरतें करती हैं। अभी स्पिनिंग का काम किससे किया जाता है? तो आपने देखा गांधी जी चरखा चला देते, तो चरखा और तकली, इनसे स्पिनिंग का काम किया जाता था। तो ज़्यादातर औरतें करती थी इस काम को। थ्रेड वॉज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन तकली। तो तकली को स्पन किया जाता था चरखा पे और उसको घुमाया जाता था तकली पे। व्हेन स्पिनिंग वॉज ओवर द थ्रेड वॉज वुमन इनटू क्लोथ बाय वीवर। जब देखो स्पिनिंग का काम हो जाता था तो उस धागे को क्या करा जाता था, इधर वीविंग के द्वारा कपड़ा बनाया जाता था उस धागे से। इन मोस्ट कम्युनिटीज वीविंग वॉज अ टास्क डन बाय मैन। और ज़्यादातर कम्युनिटीज के अंदर क्या होता था कि जो वीविंग वाला काम है वो आदमी के द्वारा किया जाता था और जो चरखे वाला स्पिनिंग का काम है वो किससे किया जाता था, इसी से वुमेन करती थी उस काम को। ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब आगे देखिए, इन मोस्ट कम्युनिटीज वीविंग वॉज अ टास्क डन बाय मैन। ठीक है, फॉर कलर टेक्सटाइल्स द थ्रेड वॉज डाइड बाय अ डायर। अगर मान लीजिए कि कलरफुल कपड़ा चाहिए तो पहले धागे को रंगना होगा, तो इसके लिए भी एक स्पेशल व्यक्ति होता था जो सिर्फ डाइंग का काम करता था, जिसको हम डायर कह देते थे। उसको उस जमाने में रंगरेज कहते थे, रंगरेज, क्योंकि वो रंगने का काम करता था। फॉर प्रिंटेड क्लोथ द वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज छिप्पीकार्स। तो देखो, अगर मान लो कपड़े के ऊपर तुम्हें अच्छे प्रिंट देने हैं, ब्लॉक प्रिंट देने हैं, जिसको ब्लॉक प्रिंटिंग भी कहते हैं, तो छापना पड़ेगा, तो उसमें कुछ स्पेशल कारीगर की हेल्प लगती थी, तो उन कारीगरों को बोलते थे छिप्पीगर्स। हैंडलूम वीविंग एंड ऑक्यूपेशंस एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। इंडियंस के लिए जो इस प्रकार का काम होता है वो बहुत सारे इंडियंस के लिए ना रोजगार का काम करता था। इनकी रोटी जो होती थी वो इसी से आती थी। अब देखो किस प्रकार से डिक्लाइन होगा इंडियन टेक्सटाइल्स का। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया इन सेवरल वेज। आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हमसे बहुत पहले ही आ गई थी। तो जब वहाँ पर कॉटन की इंडस्ट्रीज आई तो उसने कमर तोड़ के रख ली पूरी इंडियन टेक्सटाइल्स की। और जो इंडियन टेक्सटाइल्स का काम करते थे, जो प्रोड्यूसर्स थे इंडिया में, उनको बहुत तरीकों से घाटा हुआ। पहले क्या हुआ कि इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कॉम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स। पहली बात तो ये हो गई कि जिस टेक्सटाइल को यूरोप के, पहले यूरोप के ही लोग नहीं खरीदते थे, अब क्या हो गया कि कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि भैया वो तो मशीनों से बना रहे हैं और यहाँ हमारे कारीगर हाथ से बना रहे थे। तो अब कंपटीशन बढ़ गया था ब्रिटिश टेक्सटाइल का यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में। इंडियन टेक्सटाइल को ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ कंपटीशन करना पड़ा था। कहाँ, यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में। दूसरी चीज़ क्या था, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। अब दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे अगर मान लो इंडियन टेक्सटाइल जाएगा बिकने के लिए ब्रिटेन में, तो वहाँ ब्रिटेन के लोगों ने ना इस पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटेन की साइड से बहुत हाई टैक्स लगते थे, तो और जो एक्सपोर्ट होता था वो दिक्कत हो गई उसमें। By beginning of 19th century, English made cotton textiles successfully ousted Indian goods from their traditional markets in Africa, America and Europe. 19th सेंचुरी की ही स्टार्टिंग में क्या हो गया था कि ये जो इंग्लिश के द्वारा बनाई हुई कॉटन टेक्सटाइल्स थी ना, इसने इंडियन गुड्स को एकदम पीछे कर दिया था अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप की ट्रेडिशनल मार्केट में। थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इसी वजह से क्या हो गया था कि हजारों की संख्या में जो वीविंग का काम करते थे, जिन्हें हमने अभी देखा इंडिया के अंदर,
अंदर उनका रोजगार चला गया क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा था इंडियन कपड़े। Bengal weavers were the worst hit. English and European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer gave out advances to weavers to secure supplies. देखो, एक तो अब कोई इंडियन टेक्सटाइल वगैरह खरीद नहीं रहा था और सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब हुई थी वो बंगाल के वीवर्स की हुई थी। और इसके लिए जो लोग थे वो कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज़ भी नहीं दे रहे थे वीवर्स को, सो दैट वो अपनी सप्लाईज को सिक्योर कर सकें। अब इससे क्या हुआ था कि वीवर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने बहुत सारी पिटीशंस लिखी सरकार को, किसको, ब्रिटिश सरकार को, कि हमारी मदद करो, ऐसे तो हम मर जाएंगे। बट अब और भी बुरी हालत होने वाली थी, ये तो बस शुरुआत थी। बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट्स। और 1830s के अंदर क्या होगा कि ब्रिटिश का कपड़ा, ब्रिटिश का जो कॉटन क्लॉथ था ना, उससे पूरा इंडियन मार्केट भर गया। इनफैक्ट बाय 1880s 50 साल में करीबन जो 2/3 था ना कॉटन क्लॉथ्स जो इंडियंस पहनते थे वो ब्रिटेन के द्वारा बनाया जाता था, वो था। पहले सोचो कि इंडियन कपड़े यूरोप में जाते थे, अब ब्रिटेन के कपड़े इंडिया में आ रहे हैं, इस तरह की हालत हो गई थी। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर बट ऑल्सो स्पिनर्स। इससे केवल वीवर्स का ही हालत खराब नहीं हुई, जो स्पिनिंग का काम करने वाली औरतें थी और जो आदमी थे उनका भी बहुत प्रॉब्लम आ गई, बेरोजगार हो गए। बहुत सारी जो गांव की महिला थी जो अपनी लिविंग स्पिनिंग करके ही निकालती थी धागे को, उनकी जॉब चली गई, मतलब उनका काम चला गया उनके पास से। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया, बट फिर भी जो हाथ से कारीगरी करते थे वो पूरी तरीके से तो नहीं मरी, लेकिन हाँ पहले जैसी नहीं रही। दिस वॉज बिकॉज सम टाइप्स ऑफ क्लोथ कुड नॉट बी सप्लाइड बाय मशीन्स। देखो, इसलिए भी नहीं मरी पूरी तरीके से क्योंकि बहुत सारे क्लोथ्स ऐसे होते हैं जो हाथ से ही बनाए जा सकते हैं, मशीन से वो काम नहीं हो सकता। जैसे आज के टाइम पर भी उड़ीसा में बहुत सारी तरह तरह की ऐसी साड़ियाँ आती हैं और ऐसी कारीगरी होती है जो हाथ से की जाती है, इसलिए उनके थोड़े रेट भी हाई होते हैं। हाउ कुड मशीन प्रोड्यूस साड़ीज विद इंट्रिकेटेड बॉर्डर्स और क्लोथ्स विद ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न्स। आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको साड़ी का एग्जांपल दिया कि साड़ी पे डिजाइनदार ऐसी बॉर्डर्स होती हैं और ट्रेडिशनल पैटर्न्स लगे रहते हैं, तो वो मशीन वो काम नहीं कर सकती। ये सारे काम हाथ की मदद से ही की जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। दीज हैड अ वाइड डिमांड नॉट ओनली अमॉन्ग्स द रिच बट ऑल्सो अमॉन्ग्स द मिडिल क्लासेस। और इस तरह की साड़ी और इस तरह का वर्क की डिमांड सिर्फ अमीर नहीं, मिडिल क्लास लोगों के बीच में भी था। नॉट डेट द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स इन ब्रिटेन प्रोड्यूस अ वेरी कोर्स क्लॉथ यूज बाय द पुअर पीपल इन इंडिया। और एक और चीज़ ये थी कि पूरी तरीके से इसलिए ख़त्म नहीं हुआ कि जो ब्रिटेन के लोग थे ये थोड़े पैसे वाले लोगों के लायक ही कपड़ों में बनाते थे। अब गरीब है वो थोड़ा ना बिना कपड़ों के रहेगा, उसको भी कुछ तो चाहिए अपना शरीर ढकने के लिए। तो थोड़े पुअर क्वालिटी के जो कपड़े थे ना, थोड़े सस्ते वाले, वो ब्रिटेन तो बनाता नहीं था, तो इनका भी चल रहा था कि इंडियंस उस तरह के कपड़े बना दिया करते थे थोड़े गरीब लोगों को लिए। You must have heard of Sholapur in Western India and Madura in South India. These towns emerged as important new centers of weaving in the late 19th century. तो ये दो नाम याद रखना, मदुरा एंड शोलापुर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह हुई थी जहाँ पर वीविंग की जाती थी लेट 19th सेंचुरी में। उसके बाद क्या होता है, जब नेशनल मूवमेंट्स स्टार्ट होंगे, आज़ादी की जंग स्टार्ट होगी, तो महात्मा गांधी लोगों से बोलेंगे कि आप बिल्कुल बॉयकॉट कर दो, बाहर के सामान को मत खरीदो और जो हमारे हैंड स्पन और हैंड वुवन क्लॉथ है, खादी है, इसको यूज़ करो। और उन्होंने तो खादी को सिंबल भी बना लिया नेशनलिज्म का। द चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड इट वॉज पुट एट सेंटर ऑफ द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन 1931। और देखते देखते चरखा को उन्होंने अपना जो सिंबल बनाने की कोशिश करी। तो इंडियन नेशनल फ्लैग है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया था। आज का जो हमारा फ्लैग है वो अलग है। उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो 1931 में फ्लैग बनाया गया था ट्राई कलर का, तो उसके बीच में चरखा लगाया गया था। याद रखिएगा क्या लगाया गया था, चरखा। चरखा को क्यों सिंबल की तरह यूज कर लिया, क्योंकि चरखे से ही तो औरतें हैंड स्पन और वूवन क्लॉथ वाला काम करती थी, हैंडलूम का। What happened to the weavers and spinners who lost their livelihood?
तो क्या हुआ होगा उन वीवर्स और स्पिनर्स के साथ जिन्होंने अपना रोजगार छिन गया, जिनके साथ मेनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चरल लेबर। ज़्यादातर लोग क्या बन गए, दूसरों के फील्ड में काम करने लग गए, मजदूर बन गए। और कुछ ने क्या किया कि गांव छोड़ के सिटीज़ की तरफ चले गए ताकि उनको दूसरा कोई काम मिल जाए, है ना। और कुछ लोग ऐसे थे कि वो अपनी कंट्री छोड़ के अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसी जगहों पे चले गए और वहां जाके भी क्या बने होंगे, गुलाम बन गए, स्लेव बन गए, प्लांटेशन का काम करने लग गए। सम ऑफ दीज हैंडलूम वीवर्स आल्सो फाउंड वर्क इन न्यू कॉटन मिल्स दैट वर एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे, जिसको आज हम मुंबई कहते हैं, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। तो जैसे इन लोगों ने क्या किया, कॉटन मिल्स जो लगा दी थी हमारे यहाँ पर, तो वहां पर जाके काम करने लग गए कुछ लोग। अब देखो पेट तो पालना है तो कहीं ना कहीं तो काम करना ही पड़ेगा। कॉटन मिल्स कम अप, देखा ना अभी हमने कि कुछ लोग कॉटन मिल्स में काम करने लग गए, तो अब देखो कॉटन मिल भी आ जाएगी। तो पहली कॉटन मिल जो इंडिया में थी जिसके अंदर स्पिनिंग का काम किया जाता था वो बम्बई में आई थी, बॉम्बे जिसको कहते हैं, 1854 में आई थी। ये देखो ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, फिगर 10। वर्कर्स इन कॉटन फैक्ट्री सिर्का 1900, फोटोग्राफी बाय राजा दीन दयाल। इतनी पुरानी है ये, तो इस तरह की फैक्ट्री थी और ये धागा बनाने का काम चल रहा है यहाँ पर। Most workers in spinning departments were women, while workers in the weaving departments were mostly men। जैसा हमेशा होता है, जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट होता है वहाँ ज़्यादातर औरतें होती हैं और वीविंग डिपार्टमेंट में मैन होते हैं। तो ये क्या काम कर रही हैं, ये स्पिनिंग वाला काम हो रहा है यहाँ पर। From the early 19th century, Bombay had grown as an important port for the export of raw cotton from India to England and China। अब देखो बॉम्बे कहाँ पर है, समुद्र के किनारे पे है ना, बॉम्बे समुद्र के किनारे पे है और वहां पर कॉटन मिल बना दिया। अब वहीं पर जहाज की मदद से क्या होने लग गया है कि जो कॉटन मटेरियल है वो इंग्लैंड और चाइना जाने लग गया है। इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेयर कॉटन वॉज ग्रोन। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इस इलाके में काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जो कि कॉटन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। When cotton textile mills came up, they could get supplies of raw material with ease। इसलिए ये जगह बड़ी अच्छी थी क्योंकि यहाँ ब्लैक सॉइल थी तो खेती अच्छी होती थी कॉटन की। वहीं मिल्स लगा ली, अब मिल में कपड़ा बन जाएगा और कपड़ा इजीली जहाज के थ्रू, पानी के जहाज के थ्रू इंग्लैंड और चाइना भी चला जाएगा क्योंकि बॉम्बे समुद्र के किनारे है। देखो by 1900 over 84 mills started operating in Bombay। Many of these were established by Parsi and Gujarati businessmen who had made their money through trade with China। तो 1900 आते आते क्या हुआ, लगभग 84 से भी ज़्यादा मिल्स बन चुकी थी जो बॉम्बे और गुजरात, मतलब बॉम्बे में ऑपरेट की जाती थी। और इनको किसने स्थापित किया था, स्टैब्लिश किया था, पारसी लोगों ने और गुजराती बिजनेसमैन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसा बना लिया था चाइना से ट्रेड करते हुए। मिल्स केम अप इन अदर सिटीज़ टू, और धीरे धीरे बॉम्बे के अलावा दूसरी सिटीज़ में भी मिल आई, जैसे कि 1854 में सबसे पहले कहाँ आई थी, बॉम्बे में। उसके बाद अहमदाबाद में देखिए 1861 में, फिर कानपुर में आ गई इन द यूनाइटेड प्रोविंस। पहले उत्तर प्रदेश नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू अ डिमांड फॉर लेबर। Thousands of poor peasants, artisans and agriculture laborers moved to the city to work in the mills। अब देखो कॉटन मिल्स बढ़ रही हैं तो इनकी जो डिमांड है ना लेबर्स की वो भी बढ़ रही है। और बहुत सारे जो दूसरे काम करने वाले गरीब किसान हैं और जो क्राफ्ट का काम करते थे ना या लेबर थे, वो सारे कहाँ भाग रहे हैं, सिटीज़ की तरफ भागते थे क्योंकि उनको मिल में काम मिल जाए। In the first few decades of its experience, the textile factory industry in India faced many problems। It found it difficult to compete with the cheap textile imported from Britain। स्टार्टिंग में जो इंडिया में टेक्सटाइल फैक्ट्री स्टार्ट करी गई थी उसमें बहुत दिक्कत आई क्योंकि ये कॉम्पीट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो ब्रिटेन से टेक्सटाइल आता था वो थोड़ा सस्ता होता था। In most countries, government supported industrialization by imposing heavy duties on import। These eliminated competition and protected infant industries। बहुत सारी जो दूसरी कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया कि ये जो बाहर से सामान आता था इंग्लैंड वगैरह से, उन पे क्या कर दिया, ड्यूटीज लगा दी, हाई ड्यूटीज, ताकि जो अपनी कंपनीज है अंदर की
अपनी कंट्रीज की वो कॉम्पीट कर सकें, क्योंकि अगर वो ड्यूटी लगा देंगे तो इनका भी जो रेट हो जाएगा वो महंगा हो जाएगा। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज। लेकिन जो ये कॉलोनियल सरकार थी हमारी, अब सरकार भी उन्हीं की है और इंग्लैंड से फैक्ट्री भी उन्हीं की है, तो फिर वो तो इंडिया का साथ देंगे नहीं। अगर इंडिया की सरकार होती तो इस पे लग जाते हाई टैक्स, लेकिन अब सरकार भी उनकी और कंपनी भी इंग्लैंड की उन्हीं की है, तो ये लोग ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं देते थे इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज को। द फर्स्ट मेजर स्पर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया देयरफॉर वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन टेक्सटाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन डिक्लाइन एंड इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस क्लॉथ फॉर मिलिट्री सप्लाईज। तो देखते हैं ना, भगवान क्या देर है अंधेर नहीं है। ये लोग खुद से तो भला कर नहीं रहे थे इंडियंस का, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाता है 1914 के टाइम पर, और उस टाइम पे जो सप्लाई होती है ब्रिटेन से वो इंडिया में नहीं हो पाती है, तो इंडियन फैक्ट्रीज को ही कहा जाता है कि तुम कपड़ा प्रोड्यूस करो ताकि मिलिट्री वालों की सप्लाईज की पूर्ति हो सके। यहाँ पर पढ़ लो जरा, स्मेल्टिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ मेटल from by heating it to a very high temperature or of melting object made from metal in order to use metal to make something new। देखो स्मेल्टिंग के दो तीन मतलब दो मीनिंग होते हैं स्मेल्टिंग के। एक मीनिंग तो ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पिघलाओ, है ना, मेटल की, और उससे क्या करो कि दूसरा मेटल या दूसरी कोई चीज़ बनाओ, उसको भी हम स्मेल्टिंग कहते हैं। और स्मेल्टिंग का मतलब ये भी होता है कि एक प्रकार की प्रोसेस है जिससे हमें मेटल मिल जाता है अगर हम सॉइल को या किसी भी पदार्थ को एक लेवल तक हीट करते हैं। अब हमारा टॉपिक होगा द सोड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। देखिए मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ ये वीडियोस बनाने के लिए, और सभी करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि दूसरे लोग नहीं करते हैं। जो भी मेहनत करता है उन सबकी मेहनत को आपको सपोर्ट करना चाहिए अगर आप उनकी वीडियोस देखते हो और बेनिफिट होता है। और मेरे को पूरी आशा है कि अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से सुनते होंगे तो आपको बेनिफिशियल रहती होंगी, और जब आपके लिए कोई चीज़ बेनिफिशियल हो तो उनको सपोर्ट तो करना ही चाहिए। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बस आपको क्लिक ही तो करना है ना, प्रेस कर दीजिए। और अगर चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बस इतना ही करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। किसी का आप भला करेंगे तो भगवान तो देखता ही है ना, तो कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँ तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 2 से 3 दिन लगेंगे और आपका वो टॉपिक मैं लेके आ जाऊंगी इस चैनल के ऊपर। मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।